वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा द फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस, इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल डाइवर्सिटी टू टैप इट्स पोटेंशियल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम बात करते हैं कि कैसे हमें पता है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है। इंडिया के लिए जो हमारी इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने डिफरेंट रिलीजन्स हैं, पर सारे साथ रहते हैं, तो वो हमारी एक यूनिटी, एक स्ट्रेंथ है। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में जो ये डाइवर्सिटी है ना, वो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ एग्जेम्पलीफाइड वे में दिखती है कि वहाँ का कितना रिच कल्चर, वहाँ का इतना ज़्यादा लैंग्वेजेस, ट्राइबल वैरायटी, और फिर कैसे कितने आसपास के देशों से भी कई बार जैसे म्यांमार वगैरह से लोग एकदम आ जाते हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ के कारण, या बांग्लादेश की साइड से, या इधर सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर, रिच कल्चर भी है। तो अब हम उसमें बात करेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट का जो पोटेंशियल है उसको उभारने की ज़रूरत है, हमें कैसे उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर यूनिक चैलेंजेस हैं, काफ़ी रीजन की डाइवर्सिटी से, मतलब वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वहाँ को प्रॉब्लमेटिक भी है कहीं हद तक। जैसे ऑन गोइंग वायलेंस, जैसे कुकी और मेथी कम्युनिटीज़ में मणिपुर में हम देख रहे हैं सिंस मई 2023। फिर गवर्नमेंट की ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, ताकि इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट काफ़ी आए वहाँ पे, जैसे कि सीला टनल इन अरुणाचल प्रदेश, भूपेन हज़ारिका ब्रिज इन असम, एक्सटेंसिव हाईवे एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो ये सब प्रोजेक्ट्स करे गए हैं, और भी नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, इन सबको एक्सपैंड करने की बातें भी चल रही हैं। तो ये शो तो कर रहा है कि हाँ, रीजन में मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस या हम पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स हैं हमारे, गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने की भी कोशिश करी है कॉन्फ्लिक्ट्स की, जैसे कि इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद NSCN, फिर बोडो पीस अकॉर्ड एंड ब्रू रेफ्यूजी सेटलमेंट, रोल बैक ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस एक्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द रीजन। तो ये सब करे गए हैं। सर्ज इन टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट, तो रीजन की जो इन्वायरमेंटल अपील है उससे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि 27,000 करोड़ की टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट जो असम में सेट हो रहा है, तो उससे भी काफ़ी टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट्स आने की बड़ी हैं। ऑनगोइंग चैलेंजेस क्या है कि अभी भी कुछ एरिया जैसे कि नागालैंड, वो क्या फील करते हैं कि जो सेंटर है ना वहाँ पर, मतलब एक पीस नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट्स रहते हैं, जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उसके डिस्प्यूट्स। असम ने ऑल्दो प्रोग्रेस करी है विद अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, बट फिर भी जो इंटर स्टेट बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिमेनिंग ही हैं अभी भी। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, तो इंक्रीजिंग जो डिमांड है पावर के लिए, उसके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बनाने की चल रही है, पर लेकिन उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसको वो करती हैं कि उनके अगेंस्ट रहती हैं, तो जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट वगैरह आनी होती है, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स भी कई बार नहीं हो पाते हैं। सोशल टेंशंस, रिटोरिक about immigrants from Bangladesh and Myanmar has sparked social tensions in the region। तो बांग्लादेश और म्यांमार से जो इमिग्रेंट्स आए हैं हम उनके बारे में बात तो कर रहे हैं, पर अभी हम उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अगर वहाँ से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो जो इंडिया के रिसोर्सेज उनके लोगों के लिए थे वही वो यूज़ कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना विद ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, it must align with internal policies and relations with neighboring countries। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एयर पावर यूज डिस्कोर्स एंड ऑपरेशन सिंदूर। तो हमने देखा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि आपका एयर पावर कितना है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, आगे जो स्ट्राइक्स होती हैं उनमें देखा, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था कि कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं, कैसे ड्रोन्स वगैरह को हम क्रश कर रहे हैं, या फिर जो भी है एयर पावर का बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सबसे पहले एयर पावर का ही यूसेज होता है, जो मिलिट्री और नेवल है वो फिर भी बाद में आपका स्टेप इन करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ यूज़ ऑफ पावर, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है उसने फोर्स को देखा कि एक अवॉइडेबल नेसेसिटी है। ओवर टाइम स्पेशली 1971 के वॉर के टाइम से जो इंडिया ने शिफ्ट किया है
टुवर्ड्स मोर असर्टिव एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल पावर। फिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो हमने ये सिग्नल फर्दर शिफ्ट किया कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर एंड द न्यू नॉर्मल, तो ये ऑपरेशन सिंदूर एक मार्क कर रहा है मूव हमारा टुवर्ड्स प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजीज। तो मतलब बेसिकली हम सिर्फ अब बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में अपनी पावर शो कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान बैक टेररिज्म के अगेंस्ट। ऑल्दो इंडिया के रिस्पॉन्स डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रेंट के थ्रू थे, बट लेकिन फिर भी हमने आगे से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और प्रेम्प्टिव रिस्पॉन्सेज दिए हैं जिनमें पनिशमेंट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज दिख रही थी। पास सिक्योरिटी माइंडसेट, तो इंडिया जो ट्रेडिशनली था ना, वो इस माइंडसेट से उसका बेसिक रहता था कि लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या एट्रिशन वॉरफेयर। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या लॉन्ग कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं, उन्होंने री किया डोमिनेंस ऑफ लैंड पावर्स। देन रोल ऑफ मैरीटाइम एंड एयर पावर, तो इंडिया is moving beyond sea blindness, recognizing maritime पावर को भी हम रोल में ला रहे हैं डिप्लोमेसी और फोर्स प्रोजेक्शन के रूप में। हम ये नहीं है कि बाकियों को हम डिसअलाइन कर रहे हैं ऑल्दो, पर लेकिन जो एयर पावर है वो हमें पता है कि वो ज़्यादा एस्केलेटरी और अंडर यूटिलाइज है डिस्पाइट स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल। एयर पावर्स ग्रोइंग रेलेवेंस, तो हमें पता है कि एयर पावर जो है वो स्ट्रैटेजिक रिजल्ट्स दे सकता है विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही है कि उसका रेलेवेंस कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि सबसे पहला आपका जो फ्रंटियर है वो आपका एयर फ्रंटियर ही खुलता है। द इंडियन एयर फोर्स हैज़ वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज़ इन एयरलिफ्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, एंड अब वो ऑफेंसिव एज भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। 2019 की जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स थी या फिर अब जो ऑपरेशन सिंदूर में है, वो ये सब चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। डॉक्ट्राइनल शिफ्ट्स एंड बजटरी चैलेंजेस, तो आईएएफ ने अपडेट किया है कि अपने डॉक्ट्रिन्स को कि स्ट्रेस इट्स रोल इन सब कन्वेंशनल एंड लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी जो इंटर सर्विस कंपटीशन है फ्रॉम अ श्रिंकिंग डिफेंस बजट हैज स्लोड एयर पावर डेवलपमेंट, पर हमें एयर पावर डेवलपमेंट को इस वक्त स्लो नहीं करना है। आईएएफ स्ट्रगल कर रहा है कि पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस करने के लिए कि जो एयर पावर की वैल्यू है वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर इम्पैक्ट, तो उससे क्या होता है कि आईएएफ को एक इक्वल रोल देता है फ्यूचर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए। जो गोल है वो ये नहीं है कि हम लैंड और नेवल पावर को रिप्लेस करें, पर लेकिन हम एयर पावर की जो इफ़ेक्टिवनेस है या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही ज़्यादा इंटीग्रेट करें ताकि हम स्ट्रैटेजिक आउटकम्स ला पाएँ। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन अहेड, तो इंडिया जो है वो अपना थ्रेशोल्ड फॉर पेन सिग्नलिंग फास्टर या फिर मोर डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कम कर रहा है। अब हम भी जो एयर पावर है वो हमें पता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेगा ही आगे भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो एक हमें रॉबस्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले टाइम में जो हमारे एनिमीज़ हैं उनके पास और भी ज़्यादा ग्रेट पावर्ड वेपन्स या फाइटर जेट्स हो सकते हैं, तो उनको भी रिटेलिएट करने के लिए, उनके काउंटर कोलिजिव थ्रेट्स के लिए हमारे पास अपनी मॉडर्नाइज्ड होनी चाहिए। तो आईएफ मस्ट मॉडर्नाइज रैपिडली ताकि हमारे पास आने वाले टाइम, जैसे चाइना 5th Gen Z-35 फाइटर्स सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, तो उसके लिए भी होना चाहिए। गवर्नमेंट बैकिंग इज एसेंशियल फॉर द आईएफ टू फुली रियलाइज इट्स पोटेंशियल डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। कंक्लूजन ये है कि जो डिस्कोर्स है वो ये नहीं है कि हम नेवल और मिलिट्री ख़त्म करें, बट लेकिन शिफ्ट ये है कि एयर पावर की तरफ भी उतना ही जाना चाहिए, और ताकि हम डिसाइसिव स्ट्रैटेजिक आउटकम्स को ऑब्टेन कर पाएँ। सो ये 2 आर्टिकल्स थे हमारे आज के। थैंक यू।